एक रिसेंट प्रेस रिलीज में बीसीसीआई के प्रेसिडेंट जय शाह ने सबको ये बताया है कि आईपीएल आज के टाइम पे दूसरी सबसे ज्यादा वैल्यू की जाने वाली स्पोर्ट्स इवेंट है। आज के टाइम पे ये एनएफएल के बाद दूसरे नंबर पे आती है। अगर हम 2023 की बात करें तो आज के डेट पे आईपीएल ने ईपीएल, एमएलबी और एनबीए जैसे स्पोर्ट्स इवेंट्स को भी पीछे छोड़ दिया है। पाकिस्तान की पीएसएल इंडिया की आईपीएल के बाद दूसरी सबसे बड़ी टी20 इवेंट है। अगर हम टीवी और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स मिला के बात करें तो इंडिया की जो आईपीएल इवेंट है वो पर मैच का एवरेज 3 करोड़ 10 लाख लोग देखते हैं। अगर हम अमेरिका की एनएफएल की बात करें वो 1 करोड़ 70 लाख लोग देखते हैं। और अगर हम यूरोप की फेमस ईपीएल की बात करें तो वो पर गेम एवरेज जो है उसका व्यूअरशिप वो करीब 45 लाख लोगों का है। आईपीएल की हर एक टीम सालाना 95 करोड़ रुपीस तो सिर्फ प्लेयर्स की सैलरी पे खर्च कर देती है और आपको लगता है कि ये लोग वो 20 करोड़ की प्राइज मनी के लिए ये मैचेस खेल रहे हैं। आप बहुत गलत सोच रहे हो। ये बिजनेस मॉडल्स की सीरीज में आज हम इंडियन प्रीमियर लीग का पूरा धागा खोल के रखने वाले हैं आपके सामने। 2008 में जब आईपीएल शुरू हुआ था उस समय 8 टीमें हुआ करती थी और इन टीम्स की फ्रेंचाइजी लेने के लिए बॉलीवुड की कई बड़ी हस्तियां जैसे कि शाहरुख खान, प्रीति जिंटा और बहुत कोई कूद पड़े थे मैदान में। इन 8 टीमों की फ्रेंचाइजी को खरीदने के लिए करीबन 6000 करोड़ स्पेंड किया गया था और तब से लेके आज तक आईपीएल कई गुना बढ़ चुका है। 2021 में सीवीसी कैपिटल जो कि एक ब्रिटिश इक्विटी फर्म है जो कि पहले फॉर्मूला 1 को भी ओन किया करती थी, उन्होंने गुजरात टाइटंस को 5625 करोड़ रुपए में खरीदा है। 2008 में जितनी ऑटो फ्रेंचाइजीज की मिला के वैल्यू हुआ करती थी आज के टाइम में उतनी ही वैल्यू एक नए फ्रेंचाइजी की है। तो इसी से आप समझ सकते हो कि आईपीएल पिछले 15 सालों में कितना बढ़ चुका है। आप लास्ट तक बने रहिए, मैं आपको आगे चलते हुए पूरा डिटेल्स बताने वाला हूँ कि कैसे और कहां से आईपीएल और बीसीसीआई कितना कमाती है। आईपीएल के कंपैरिजन में पाकिस्तान की पीएसएल कहां खड़े होती है, पूरे दुनिया की मेजर स्पोर्टिंग लीग्स जैसे कि एनएफएल, ईपीएल, इनके कंपैरिजन में आईपीएल कहां खड़े होती है, ये सारे डिटेल्स मैं आपको देने वाला हूं आज। आईपीएल और बीसीसीआई की टोटल कमाई कहां से होती है और इनके बीच कैसी साठगांठ है, मतलब कि ये प्रॉफिट्स को अपने बीच में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, मैं आपको पूरे डिटेल में बताता हूँ। उससे पहले मैं आपको एक लिस्ट बताता हूँ कि इनमें कैसे और कहां से पैसे आते हैं। तो इनके पास जो मेजर पैसा आता है वो आता है सेंट्रल पूल से, टीम स्पॉन्सरशिप से, टिकट सेल से, एडवर्टीजमेंट से, मर्चेंडाइज सेल से। अब मैं आपको पूरे डिटेल्स में बताता हूँ कि इन सब में से कितना रेवेन्यू आता है और आईपीएल और बीसीसीआई के बीच कैसे प्रॉफिट शेयरिंग होता है। सेंट्रल पूल में जो रेवेन्यू आती है वो मेजरली 2 चीजों से आती है, ब्रॉडकास्टिंग राइट्स को बेचकर और दूसरी सेंट्रल स्पॉन्सरशिप डील्स से। अब सेंट्रल पूल में जितना भी पैसा है इसको 50% बीसीसीआई को दे दिया जाता है और 45% जो है वो बाकी सारी फ्रेंचाइजीज में बट जाती है और बाकी की जो 5% बची है वो जितनी भी टीम्स नॉकआउट गेम्स में या उससे आगे गई है उनमें ये बांट दिया जाता है। जो आईपीएल का विनर होता है उसे इस 5% का सबसे बड़ा हिस्सा मिलता है और उसके बाद जो रनर अप होते हैं, जो सेमीफाइनलिस्ट होते हैं, जो नॉकआउट हो गए होते हैं क्वालिफायर 1 या क्वालिफायर 2 में, उनके बीच बांट दिया जाता है। अब अगर मैं सेंट्रल स्पॉन्सरशिप डील्स की बात करूं जो कि सेंट्रल पूल का एक हिस्सा है, तो फिर इसमें से ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अगले 5 साल के साइकिल में सिर्फ सेंट्रल स्पॉन्सरशिप डील से ही 56,000 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू होने वाला है और इसमें से 50% जो है वो बाकी के फ्रेंचाइजीज के बीच में बटेगा। इसका ये मतलब होता है कि हर साल हर एक फ्रेंचाइजी जो है सिर्फ सेंट्रल स्पॉन्सरशिप डील्स में से ही 600 करोड़ रुपए कमाने वाले हैं, जो कि पिछले साल के कंपैरिजन में करीबन 2 गुना से भी ज्यादा है। पिछले साल जो सारे के सारे फ्रेंचाइजी पर टीम कमा रहा था सेंट्रल स्पॉन्सरशिप डील्स में से वो था करीबन 275 करोड़ रुपीस और इस साल एंड ऑनवर्ड्स वो कमाने वाले हैं करीबन 600 करोड़ रुपए एंड अबव। अब मैं आपको बताता हूँ सेंट्रल पूल की दूसरी कंपोनेंट जो कि है ब्रॉडकास्ट राइट्स। अब ब्रॉडकास्टिंग राइट्स को बेचकर सालाना कितना कमाई होता है ये मैं अगर आपको बताऊंगा तो आप समझ जाओगे कि आईपीएल की ग्रोथ पिछले 15 सालों में कितनी हुई है। अगर मैं बात करूं जब आईपीएल स्टार्ट हुई थी तो पहले जो 10 साल थे, मतलब कि 2008 से लेकर 2017 के बीच, उस समय ये ब्रॉडकास्टिंग राइट्स सोनी ने लिया था सिर्फ और सिर्फ 8000 करोड़ रुपए में। उसके बाद 2018 से 2022 का पीरियड, मतलब कि 5 साल के लिए 16,000 करोड़ में डिज्नी स्टार ने ये वाला ब्रॉडकास्टिंग राइट्स खरीदा।
आप देख रहे हो ग्रोथ, 10 साल में 8,000 और फिर 5 साल में 16,000। अब मैं अगली वाली फिगर जब बताने वाला हूं वो सुन के तो आपके आंख खुले रह जाएंगे। अब जो अगली फिगर है वो है 2023 से लेके 2027 के लिए वायाकॉम 18 जो कि रिलायंस बैक्ड ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क है और डिज्नी स्टार ने, इन दोनों ने मिलकर जो ब्रॉडकास्टिंग राइट लिया है उसका टोटल वैल्यू है 5 साल के लिए सिर्फ 48,000 करोड़ रुपीस। अब तक मैंने आपको आईपीएल की पहली रेवेन्यू स्ट्रीम जो कि है सेंट्रल पूल, उसके बारे में बताया है। सेंट्रल पूल में 2 कंपोनेंट होते हैं, ये भी मैंने आपको बताया। पहला कंपोनेंट ब्रॉडकास्टिंग राइट और दूसरा कंपोनेंट सेंट्रल स्पॉन्सरशिप। अब ये जो सेंट्रल स्पॉन्सरशिप है इसका एक और कंपोनेंट है वो है टाइटल स्पॉन्सरशिप्स। अब ये जो टाइटल स्पॉन्सरशिप है इसका क्या मतलब होता है? अगर आप सुने होंगे कि हर एक साल ट्रॉफी को किसी ना किसी नाम से बुलाया जाता है, जैसे कि डीएलएफ आईपीएल, वीवो आईपीएल, टाटा आईपीएल। तो ये जो नाम एक कंपनी इस ट्रॉफी के साथ जोड़ती है उसके लिए भी उस कंपनी को एक अमाउंट पे करना पड़ता है। तो फिर अगर 2008 की बात करूं जब आईपीएल शुरू हुआ था, उस समय 5 साल का डील डीएलएफ ने साइन किया था आईपीएल के साथ कि उस ट्रॉफी को वो डीएलएफ आईपीएल कहलाया जाएगा और उस 5 साल के डील के लिए डीएलएफ ने 40 करोड़ रुपए पे किए थे। ठीक है, अब 2021 में वीवो ने वही सेम डील की लेकिन सिर्फ 1 साल के लिए, और इस 1 साल के लिए इस ट्रॉफी को वीवो आईपीएल कहलवाने के लिए उसे 440 करोड़ रुपए देने पड़े। 2022 में टाटा ने भी यही सेम टाइटल स्पॉन्सरशिप लिया जिसमें कि 1 साल के लिए इसे टाटा आईपीएल कहलवाने के लिए इसे 335 करोड़ रुपए देने पड़े। अब मैं अगर टीम स्पेसिफिक स्पॉन्सरशिप की बात करूं, टीम स्पेसिफिक स्पॉन्सरशिप मतलब जैसे कि आपने देखे होंगे बहुत सारे कंपनीज के लोगो जर्सीज के अलग अलग पार्ट्स में छपे हुए होते हैं प्लेयर्स के, तो उसे टीम स्पेसिफिक स्पॉन्सरशिप कहा जाता है। जो वो कंपनी जो है अपनी लोगो या अपनी ब्रांड को बढ़ाने के लिए, बढ़ावा देने के लिए जर्सी में छपवाती है। तो ये जो रेवेन्यू होती है फ्रेंचाइजीज को मिलती है इन टीम स्पेसिफिक स्पॉन्सरशिप से, ये करीबन उस टीम की टोटल रेवेन्यू में से 1%, 2%, 3% ऐसी होती है। अगर इसमें सिर्फ एक एक्सेप्शन ले ले जो कि है मुंबई इंडियंस, उसे टीम स्पेसिफिक स्पॉन्सरशिप्स में करीबन 16% रेवेन्यू मिलती है अपनी टोटल रेवेन्यू की। टीम्स के मर्चेंडाइज सेल से, यानी कि जो टीम्स अपनी जर्सीज क्रिएट करती है, कैप्स क्रिएट करती है, इन्हें सेल करके भी कुछ रेवेन्यू कमाया जाता है। ये उनके इनकम की करीबन 0.5 से 1% के बीच में खड़ी होती है। अब हम आईपीएल के थ्रू होने वाली अगली इनकम स्ट्रीम की बात करते हैं जो कि है फ्रेंचाइजी ऑक्शन। बीसीसीआई जब भी कोई नई टीम इंट्रोड्यूस करनी होती है आईपीएल में, उसकी ऑक्शन करवाती है। अब अगर हम बात करें 2008 की, 2008 में टोटल 8 फ्रेंचाइजीज की ऑक्शन हुई थी। इन 8 फ्रेंचाइजीज का टोटल वैल्यू जो उस समय था वो था 5,000 करोड़ रुपए। 2008 से लेके 2020, 21, 22, 23 तक हम पहुंच गए हैं। आज के टाइम पे अगर हम बात करें, सिर्फ केवल एक टीम की वैल्यू ही 5,500 करोड़ से ज्यादा की होती है। आज के डेट पे रिसेंटली 2 नई टीम्स लॉन्च हुई है, एक लखनऊ की और दूसरी गुजरात की। जो लखनऊ की टीम है उसे गोइंका ग्रुप ने करीबन 7,090 करोड़ रुपए में खरीदा है, और जो गुजरात की टीम है उसे सीवीसी कैपिटल्स ने करीबन 5,500 करोड़ रुपए में खरीदा है। तो आप इसी से देख सकते हो कि कितनी वैल्यू इंक्रीज हुई है आईपीएल फ्रेंचाइजीज की। अब आईपीएल में जो अगली इनकम स्ट्रीम है वो है टिकट सेल्स। टिकट सेल से हर एक टीम करीबन अपने टोटल रेवेन्यू की 15 से 20% इनकम करती है। अगर आप टिकट सेल का डिटेल में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि हर एक टीम जो है अपने होम स्टेट या होम सिटी में करीबन 7 से 8 मैच खेलती है और अवे में 7 से 8 मैचेस खेलती है। तो होम में जो 7 से 8 मैचेस खेला जाता है, उनकी जो टिकट सेल्स की टोटल 80% है वो टीम रख लेती है और 20% जो है वो बीसीसीआई और बाकी स्पॉन्सर्स में बढ़ जाता है। यहाँ पे स्क्रीन में मैंने आपको आईपीएल की टॉप 3 मोस्ट वैल्यूड जो फ्रेंचाइजीज हैं उनकी इनकम स्ट्रीम्स कैसे कैसे कहां से उनकी रेवेन्यूज आती हैं उसका ब्रेकअप एक दिखाया है। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि साल 2018 से लेकर 2022 के लिए डिज्नी स्टार ने करीबन 16,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा दिए थे ब्रॉडकास्टिंग राइट्स के लिए, और साल 2023 से लेकर 2027 के लिए वायाकॉम 18 और डिज्नी स्टार ने मिलकर करीबन 48,000 करोड़ रुपीस दिए हैं ब्रॉडकास्टिंग राइट्स के लिए।
तो आपके दिमाग में हो सकता है ये क्वेश्चन आए कि इतने हजारों करोड़ रुपए जो ये ब्रॉडकास्टिंग राइट्स के लिए दे रहे हैं, इसमें इनका क्या फायदा है, इनको रेवेन्यू कैसे मिलने वाली है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। इनका जो 10 सेकंड का एक स्लॉट होता है जो हर एक ओवर के बीच में या कभी भी ये एड्स शो करते हैं, तो उस 10 सेकंड के स्लॉट के लिए ये करीबन 14 लाख रुपए चार्ज किया करते हैं। ये तो 10 सेकंड की बात हुई। और जब 30 सेकंड्स का ये एड शो करते हैं तो उसके लिए ये प्राइस बढ़ के करीबन 1 करोड़ तक चले जाता है। अगर मैं आईपीएल 2021 की बात करूं तो उसमें जितने एड्स दिखाए गए थे डिज्नी स्टार के द्वारा, उसमें से एक एस्टिमेटेड रेवेन्यू की अगर कैलकुलेशन की जाए तो वो करीबन 3,500 करोड़ की गई थी। सिर्फ एक साल में ही उन्होंने 3,500 करोड़ कमा लिया। और उन्होंने 5 साल के लिए कितना दिया था? 16,000 करोड़ रुपए से थोड़ा ज्यादा। लेकिन पिछले 15 सालों में ब्रॉडकास्टिंग राइट्स की वैल्यू इतनी ज्यादा बढ़ कैसे गई? इसका क्या रीजन है? इसका एक ही रीजन है, वो है टीआरपी और सिर्फ टीआरपी कैसे बढ़ती है? वो व्यूअरशिप से बढ़ती है। अगर हम बीएआरसी की डेटा की माने तो करीबन 2021 के आईपीएल में करीबन हर एक मैच की जो एवरेज व्यूअरशिप थी वो करीबन 3 करोड़ 10 लाख व्यूअर्स पर मैच का एवरेज हुआ करता था। आईपीएल की 3 करोड़ 10 लाख की जो व्यूअरशिप है वो कितनी बड़ी है, आप इसी से अंदाजा लगा सकते हो कि दुनिया की जो सबसे वैल्यूड वाली स्पोर्ट्स इवेंट है एनएफएल, उसमें भी करीबन पर गेम 1 करोड़ 70 लाख लोग ही देखते हैं। जो यूके की ईपीएल है, यूरोपियन प्रीमियर लीग, उसे भी यूके में करीबन सिर्फ और सिर्फ 45 लाख लोग ही देखते हैं पर मैच। लेकिन आईपीएल जो है पर मैच 3 करोड़ 10 लाख लोग देखते हैं, डिजिटल मीडिया और टीवी दोनों मिला के। लेकिन अब अगर मैं पर मैच रेवेन्यू की बात करूं तो यहाँ पे एनएफएल पर मैच आईपीएल से दुगना से भी ज्यादा कमाती है। जैसे कि आप अभी स्क्रीन में देख सकते हो, हर एक मैच के लिए ईपीएल में करीबन 11 मिलियन यूएसडी कमाई जाती है। हर एक मैच में आईपीएल में करीबन 15 मिलियन यूएसडी कमाई जाती है। करीबन वो होता है 120 करोड़ से ऊपर। लेकिन अब अगर मैं एनएफएल की बात करूं, यहाँ पे पर मैच करीबन 36 मिलियन यूएसडी कमाई जाती है, जो कि बनता है करीबन 250 करोड़ रुपए। तो आप समझ सकते हो कहां पे आईपीएल में प्रति मैच करीबन 120 करोड़ रुपए बन रहे हैं और वहीं पे एनएफएल में करीबन 250 करोड़ रुपए बन रहे हैं। तो फिर यहाँ पे आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ सकता है कि जहां पे आईपीएल में पर मैच जो व्यूअरशिप है वो 3 करोड़ 10 लाख है और एनएफएल में केवल 1 करोड़ 70 लाख है, तो फिर वहां पे जहां पे व्यूअरशिप डबल है आईपीएल के पास, लेकिन इनकम वो आधे से भी कम क्यों कर रही है एनएफएल से? तो इसका आंसर है ARPU, यानी कि एवरेज रेवेन्यू पर यूजर। इसका मतलब हर एक यूजर जो कि उस एड को देखेगा, जो यूएस में देखेगा जो यूजर, वो उस एड को देखने के बाद ज्यादा खर्च करने के लिए संभावना रखता है कंपेयर टू जो इंडिया में जो यूजर उस सेम एड को देख रहा है वो खर्च करेगा। मतलब कि अगर किसी एड को देख के कोई यूएस में कोई आदमी 100 रुपए खर्च कर रहा है, तो फिर इंडिया में जो सेम यूजर उस एड को देखेगा वो करीबन 50 रुपए या फिर 20 रुपए खर्च करने वाला है। यही रीजन है कि प्रति मैच भले ही आईपीएल की व्यूअरशिप ज्यादा है एनएफएल के कंपैरिजन में, लेकिन फिर भी जो रेवेन्यू पर मैच है वो एनएफएल की ज्यादा है आईपीएल से। अब अगर मैं आपको इस दुनिया की जो टॉप 3 मोस्ट वैल्यूड स्पोर्ट्स इवेंट्स हैं, अब उनकी भी जो मोस्ट वैल्यूड टीम्स हैं, उनका अगर सालाना इनकम बताऊंगा ना तो आपकी हंसी छूट जाएगी ये देखकर कि आईपीएल की जो मोस्ट वैल्यूड टीम है वो कितना कमाती है कंपेयर टू जो ईपीएल और एनएफएल की जो मोस्ट वैल्यूड टीम्स है वो कितना कमाती है। अगर मैं आईपीएल की मोस्ट वैल्यूड टीम मुंबई इंडियंस की बात करूं, वो सालाना 264 करोड़ रुपीस कमाती है, करीबन 33 मिलियन यूएस डॉलर्स। और वहीं पे अगर मैं ईपीएल की मोस्ट वैल्यूड टीम यानी कि मैनचेस्टर सिटी या फिर एनएफएल की मोस्ट वैल्यूड टीम मतलब कि डलास काउबॉयज का बात करूं, तो उनकी जो सालाना इनकम है वो 6000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। डिफरेंस देखो, जो आईपीएल की मोस्ट वैल्यूड टीम है वो यहाँ पे करीबन 250 करोड़ रुपए कमा रही है और वहीं पे
जो ईपीएल और एनएफएल की मोस्ट वैल्यूड टीम्स है वो 6000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा कमा रही है। अब मैं अगर आपको आईपीएल के हर एक फ्रेंचाइजी की एक एवरेज रेवेन्यू क्या होती है सालाना, एक रेंज बताऊं तो आपको एक आइडिया लगेगा कि हर एक टीम कितनी कमाती है एक साल में। ये रेंज करीबन 250 करोड़ से लेके 400 करोड़ तक जाती है। अगर आपको आईपीएल की सारी फ्रेंचाइजीज का इतना रेवेन्यू सुनकर ये लगता है कि हर एक कोई एचएनआई क्यों ना एक न्यू फ्रेंचाइजी को ओन कर ले, तो मैं आपको बता दूं कि एक आईपीएल का फ्रेंचाइजी ओन करने का भी एक प्रोसेस होता है। उसमें पहला प्रोसेस है कि कोई एग्जिस्टिंग टीम है उसके ओनर से आप उसके शेयर्स को बाय आउट कर लो, उससे आप ओनर बन जाओगे। और दूसरा प्रोसेस क्या है कि दूसरा प्रोसेस में आप बीसीसीआई के अनाउंसमेंट का वेट करते हो कि वो अनाउंस करती है कि वो न्यू टीम्स को आईपीएल के लिए लॉन्च करने वाली है और उसके लिए ऑक्शन होने वाला है और उन ऑक्शंस के लिए टेंडर फिल करना पड़ता है। तो अगर आपको ये सुन के ये लग रहा है कि उन ऑक्शंस में तो कोई भी जा सकता है और कोई भी आईपीएल का टीम का ओनर बन सकता है, तो मैं आपको बता दूं उस ऑक्शन के लिए भी एक प्रोसेस होता है। मतलब कि अगर आपको उस ऑक्शन में जाना है, पहले तो आपको आईटीटी फिल करके बीसीसीआई के ऑफिशियल मेल आईडी पे सेंड करना होगा। अब आईटीटी क्या होता है? आईटीटी होता है इनविटेशन टू टेंडर, और ये जो इनविटेशन टू टेंडर होता है ये एक नॉन रिफंडेबल अमाउंट होता है 25 लाख रुपए का। मतलब कि अगर आपको ऑक्शन करना भी है, मतलब ऑक्शन में आपको पार्टिसिपेट करना भी है, तो फिर आपको 25 लाख रुपए नॉन रिफंडेबल जो है पहले आपको बीसीसीआई को पे करने पड़ेंगे। उसके बाद जाकर आप उसके ऑक्शन में आ सकते हो और कोई भी उसमें नहीं आ सकता है। सिर्फ वही लोग ये आईटीटी फिल कर सकते हैं जिनका की टोटल नेटवर्थ या टोटल वैल्यूएशन उनकी कंपनी की करीबन 3000 करोड़ रुपए से ज्यादा हो। और ऑक्शन से पहले ही ये सारे पार्टिसिपेंट्स को बता दिया जाता है कि जो मिनिमम कोई भी फ्रेंचाइजी का प्राइस होगा उस ऑक्शन में वो 1500 करोड़ से ऊपर का होगा। अभी जैसे आपने रिसेंटली न्यूज में देखा होगा, जो लखनऊ की फ्रेंचाइजी है वो करीबन 7000 करोड़ से ऊपर में बिकी थी और जो गुजरात की फ्रेंचाइजी है वो करीबन 5500 करोड़ रुपए से ऊपर में बिकी थी। तो आप देख सकते हो कि इतना बड़ा अमाउंट लगता है इन फ्रेंचाइजीज को ओन करने के लिए। इसीलिए ये बहुत ही सीरियसनेस वाले जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं उन्हीं को सिर्फ बुलाने के लिए ये आईटीटी उनसे फिल करवाया जाता है। अब एक बार कोई भी ग्रुप किसी फ्रेंचाइजी की ओनर हो जाती है, उसके बाद उसे प्लेयर्स के ऑक्शन में पार्टिसिपेट करने का राइट मिल जाता है। अब ये जो प्लेयर्स का ऑक्शन होता है इसमें भी कुछ रूल्स होते हैं, जैसे कि हर एक फ्रेंचाइजी को एक मैक्सिमम बजट एलोकेट किया जाता है प्लेयर्स को बाय करने के। नहीं तो अगर ये बजट नहीं रहेगा तो कोई एक ही टीम जो ज्यादा खर्च कर सकती है वही सारे अच्छे प्लेयर्स ले जाएगी और आईपीएल का कुछ मजा नहीं रहेगा। इसीलिए प्लेयर्स को बाय करने का भी एक बजट रखा गया पर फ्रेंचाइजी का, जो कि करीबन 100 से 120 करोड़ रुपए के बीच में होती है। अब अगर हम नंबर ऑफ प्लेयर्स की लिमिटेशन की बात करें कि एक फ्रेंचाइजी के पास मैक्सिमम कितने प्लेयर्स की स्क्वाड हो सकती है, तो वो है मैक्सिमम 25 प्लेयर्स वो अपने स्क्वाड में रख सकते हैं और मिनिमम 18 प्लेयर्स। अब ये जो टोटल स्क्वाड है इसमें से ये मैक्सिमम 8 फॉरेन प्लेयर्स या 8 इंटरनेशनल प्लेयर्स को ही अपने स्क्वाड में रख सकते हैं। फिर उसके बाद जो प्लेयर्स खुद को उस आईपीएल के ऑक्शन के लिए रजिस्टर करते हैं उसका भी एक प्रोसेस होता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी मुंह उठा के चले जाए और बोल दे कि मुझे इस ऑक्शन में पार्टिसिपेट करना है, मतलब कि मुझे रजिस्टर करना है, दूसरे लोग मेरा बोली लगा सकते हैं। ऐसा नहीं होता है, एक प्रोसेस होता है। अब इस प्रोसेस में दो टाइप का प्लेयर्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहला कैटेगरीज होता है कैप्ड प्लेयर्स और दूसरा कैटेगरी होता है अनकैप्ड प्लेयर्स। कैप्ड प्लेयर्स वो होते हैं जिन्होंने एटलीस्ट टीम के लिए एक गेम तो खेला हो, और अनकैप्ड प्लेयर जिन्हें अभी तक इंडिया के लिए खेलने का मौका नहीं मिला है। जो कैप्ड प्लेयर होते हैं उनका एक मिनिमम जो बेस प्राइस होता है वो प्लेयर जो है मैक्सिमम 2 करोड़ तक रख सकते हैं, और जो अनकैप्ड प्लेयर्स होते हैं वो अपना जो मिनिमम बेस प्राइस है वो मैक्सिमम 40 लाख तक रख सकते हैं। अब जो बोली है वो इससे ज्यादा की लग सकती है, लेकिन जो मिनिमम बेस प्राइस है वो प्लेयर्स इतना रख सकते हैं ताकि उनके साथ कोई डिसएडवांटेज ना रहे उनके अगेंस्ट, कि कोई सारे टीम्स जो है साथ गांठ करके ऐसा ना हो जाए कि प्लेयर्स को वो 1 लाख 2 लाख में खरीद रहे हैं। इसीलिए एक मिनिमम बेस प्राइस उन प्लेयर्स के थ्रू ही रखा जाता है कि मैं मिनिमम इतना प्राइस मुझे मिलेगा तो ही मैं उस फ्रेंचाइजी के पास जाऊंगा। अब अगर हम अपार्ट फ्रॉम
जो प्लेयर के ऑक्शन में एक फ्रेंचाइजी खर्च करती है उसकी और क्या एक्सपेंसेस है उसकी बात करें तो उस लिस्ट में आती है एडमिन कॉस्ट, ऑपरेशनल कॉस्ट, जो सपोर्टिंग स्टाफ होती है पूरी टीम की उसकी कॉस्ट, जो प्लेयर की फी होती है वो रहती है, टीम फी वो इंक्लूडेड होती है। तो ये सब मिला के जो एक फ्रेंचाइजी होती है उसकी सारी एक्सपेंसेस होती हैं। जैसे मैंने आज आपको आईपीएल के इस कॉम्प्लेक्स बिजनेस मॉडल को एक बहुत ही आसान भाषा में समझाया है, ठीक ऐसे ही और भी कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को आसान भाषा में समझने के लिए सब्सक्राइब करें पांडा जी का उल्टा चश्मा और इस वीडियो को लाइक करें ताकि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंच सके और वो भी आईपीएल का पूरा ये चिट्ठा समझ सके।